जय हिंद। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी खुद को शांत रखिए। अब जितना ज़्यादा खुद को शांत रखोगे उतना तीव्र गति से आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ पाओगे और उस चीज़ के बारे में सोच पाओगे। झूठ मूठ की बातों में, इधर उधर की बातों में बिल्कुल नहीं रहना है। आप अपने लक्ष्य के लिए एकदम तत्पर रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चनिंग क्या बोला गया है कि पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी क्या है। अब देखिएगा, अब हम चीज़ों को देखेंगे, यहाँ मिलियन में दिया है तो कई बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे, एकदम इसको बनाएंगे भी नहीं। देखिए किस तरीके से, तो देखिएगा जैसे में अगर बात कर देते हैं, ये हमारा ये कैसे, जैसे में ये जो पृथ्वी जो है इस सूर्य का जो चक्कर लगाता है तो कौन से इसका पथ कैसा है, तो दीर्घ वृत्ताकार है। कैसा है, तो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर ये चक्कर लगाता है। दीर्घ वृत्ताकार पथ पर कौन लगाता है, तो कहिए कि चक्कर लगाता है। तो कौन चक्कर लगाता है, तो चक्कर लगाता है कौन, तो पृथ्वी। किसका, सूर्य का। यानी सूर्य का जो चक्कर लगाता है पृथ्वी, तो उसका पथ कैसा है, तो दीर्घ वृत्ताकार है। अब जैसे मैं आप मान करके चलिए, जैसे मैं मान करके चलिए कि ये पृथ्वी एक ठो यहाँ पे है, ठीक है। ये वाला पृथ्वी अभी यहाँ फिलहाल यहाँ पे है, ठीक है। सन, और फिर इसकी बात कर रहे हैं तो ये वाला कहाँ है, ये एक पृथ्वी यहाँ पे है, यही पृथ्वी है, ठीक है। एक ही पृथ्वी है, ऐसा नहीं कि दो पृथ्वी है। और बात कर देते हैं सन यहाँ पे है, सन यहाँ पे है। जैसे में अब बात करते हैं, अब हम नाम दे देते हैं क्या, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी। जैसे में सूर्य यहाँ से घूम घूम ऐसे रोटेट होकर के जा रहा था, बी तक पहुंचा, तो बी तक पहुंचा तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को देख रहे हैं कि कुछ नजदीक में है, और यहाँ से ए से सन के बीच में दूरी के देखिए कुछ दूरी पर है। तो जो बीच में जो कम दूरी पर है, देखिएगा सन से और ये बी पृथ्वी जहाँ पे अभी है वहां से बीच की दूरी थोड़ा कम है। तो कितना कम है, यानी कम से कम कितना दूरी पर रहता होगा, ठीक है। तो मिनिमम दूरी की बात करते हैं, मिनिमम डिस्टेंस की बात कर देते हैं, मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस की बात कर देते हैं, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है, तो 14.7 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। 14.7 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। और मैक्सिमम डिस्टेंस की बात कर देते हैं, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होता है, तो 15.2 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। करोड़ किलोमीटर होता है, ठीक है, समझ गए। अच्छा, एक बात और हम जब बता ही यहाँ पे आ गए हैं तो बता देते हैं, जो नजदीक होता है तो कोई ना कोई तो ऐसा दिन होगा, जरूर होगा। तो बिल्कुल जो नजदीक होता है, यानी सबसे नजदीक कब होता है, कौन से दिन को, तो 3 जनवरी को। किसकी बात है, तो कहिए कि 3 जनवरी को। और जब 3 जनवरी को होगा तो इसको क्या बोलते हैं, पेरीहीलियन। क्या बोलते हैं, पेरीहीलियन। तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पेरीहीलियन कब होता है, तो पेरीहीलियन जब सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी एकदम कम होता है, ठीक है। यानी पृथ्वी जो होता है सूर्य से सबसे कम डिस्टेंस पर होता है, तो वो पेरीहीलियन कहलाता है, ठीक है। और एक होता है अपहीलियन, ठीक है। अपहीलियन कब होता है, अपहीलियन की अगर हम बात कर देते हैं तो अपहीलियन कब होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, यानी अधिकतम दूरी होता है, उसको अपहीलियन बोलते हैं। तो कौन से दिन को होगा अपहीलियन, तो ये होता है 4 जुलाई को। कब, तो 4 जुलाई। तो देखिएगा यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बन गए, ठीक है। अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बट हमें क्वेश्चन जो पूछा गया है ये मिलियन में पूछा गया है, ठीक है। तो कई बच्चों को तो ये भी निकालने में नहीं आएगा, बट इतना तो हमने याद है होगा, लेकिन इसमें ये भी नहीं निकाल पाएगा। देखिएगा इसको कैसे निकालते हैं। अच्छा, 100 करोड़, 1 करोड़ की अगर हम बात कर देते हैं, 1 करोड़, तो 1 करोड़ कितना लाख को कहता है, इतना तो जानते हैं ना कि 1 करोड़ बराबर 100 लाख होता है। इतना तो जानते हैं ना कि नहीं, हाँ तो इतना जरूर जानते होंगे, ठीक है। 1 करोड़ बराबर 100 लाख होता है। और 1 मिलियन की अगर बात कर देते हैं तो 1 मिलियन बराबर कितना होता है, तो 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। 1 मिलियन बराबर कितना होता है, तो 10 लाख होता है, ठीक है। 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 लाख। हमें बनाना है कितना, 100 लाख बनाना है, ठीक है। 100 लाख बना सकते हैं कि नहीं, तो इसमें अगर हम बात कर देते हैं, यानी 100 लाख बोले तो 1 करोड़ हो जाएगा। अच्छा, 1 मिलियन में 10 लाख, तो अगर हम 10 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 मिलियन हो जाएगा। और जब इस तरफ जब हम गुना किए हैं 10 से, तो इस तरफ भी 10 से गुना करिएगा ना, LHS बराबर RHS, तो कितना हो जाएगा, 10 दही के 100 लाख। तो 10 मिलियन में कितना हो गया, 100 लाख। और 100 लाख बोले तो यहाँ पे हम लिखा है, तो 100 लाख बोले तो 1 करोड़। 1 करोड़, कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। 1 मिलियन बराबर 10 लाख, 10 से गुना कर दिए तो 10 मिलियन हो गया। और 10 मिलियन बोले तो
100 लाख, क्योंकि 1 मिलियन में कितना लाख होता है? 10 लाख होता है ना, 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, ठीक है। अच्छा, अब 1 मिलियन बराबर 10 लाख कहाँ हो रहा है भाई, 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, तो 10 से गुना किया क्या आ गया 100, 10 से गुना किया तो 10 मिलियन हो गया, और 10 मिलियन बराबर कितना हो गया 100 लाख, 100 लाख बोले तो 1 करोड़, ठीक है। अच्छा, 1 करोड़ हुआ है। अभी हम जानते हैं कितना, जानते हैं कि लगभग यहाँ पे देख लीजिए, पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी, यानी अधिकतम दूरी कब, यानी 15 करोड़ तक हमको पहुंचना है, 15 करोड़, अभी 21 करोड़ में पहुंचे हैं, तो 15 से अगर गुना कर देते हैं, 15 से गुना कर दीजिएगा, तो उस तरफ जब गुना किए हैं तो इस तरफ भी गुना कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, तो कहिए कि हाँ बिल्कुल कर देते हैं। तो 10 अब गुने कितना हो जाएगा 15, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो यानी 150, 150 क्या हो गया, तो दोस्त ये 150 मिलियन हो गया, ये 150 मिलियन। अब 150 मिलियन बराबर कितना हो गया, तो कहिए कि 15 करोड़, 150 मिलियन बराबर 15 करोड़ हो गया कि नहीं हो गया, तो हाँ बिल्कुल हो गया, ठीक है। अब हमें कितना बताया था मैक्सिमम दूरी, 15.2 करोड़ किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर, तो ये करोड़ है, तो ये वाला जो इस साइड में है तो वो तो लाख ही होगा, तो यानी कितना 20 लाख होगा, अभी भी 20 लाख होगा, तो अभी भी 20 लाख होगा, तो अब 1 मिलियन में कितना 10 लाख, अब 20 लाख अभी भी बच रहा है, तो यानी 2 मिलियन अभी भी है, तो 150 मिलियन हो गया है, और प्लस 2 मिलियन और जोड़ दीजिए, ठीक है, 2 मिलियन और जोड़ दिए तो कितना हो गया, तो 152 मिलियन, ठीक है। तो देखिएगा इस तरीके से आपको बनाना है, ऐसा नहीं कि बस रट लिए काम हो गया काम खत्म, आप यहाँ करोड़ में याद करके जा रहे हैं, वहां पे मिलियन में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिएगा यानी 152 मिलियन के आसपास में कौन है, तो 14.147 मिलियन है, तो ऐसे खत्म हो गया। ये 152 मिलियन पॉइंट 1 है, और 152.4 है, तो 152 के आसपास में हम यही लगा सकते हैं, ठीक है। 152 हमको निकल करके आया तो यही लगा लीजिए, ठीक है, क्योंकि 0.4 ज्यादा हो रहा है, 0.1 ही कम है इससे, तो आसपास हमको लगाना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, कई बच्चों को याद रहते हुए फिर भी ये क्वेश्चन नहीं बन पाया होगा, सही बता रहे हैं, नहीं बन पाता है, ज्यादा देख रहे हैं कि पूछा गया कब का है जो। अब देखिएगा इनमें से कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है, देखिएगा ये होता है ना क्या कि एक हम सीक्वेंस बनाए हैं, खुद से बनाया है हमने, सर्वाधिक घनत्व की बात हो रही है, यानी बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में किसका, तो घनत्व की बात कर रहे हैं। एक ट्रिक है, वो ट्रिक आप याद कर लीजिएगा तो बेटर ही होगा आपके लिए। ट्रिक क्या है दोस्त, तो ट्रिक सिंपल सा है, सूज नम, ठीक है, ए जे से सूज हो गया और ए नेम से नम हो गया, ठीक है, सुजनम भी मी, सुजनम भी मी, ठीक है। एक बार तोड़ तोड़ के याद कीजिएगा, सुजनम और भी अकेले और मी एम ई होता है ना मी, ठीक है, जो खुद के लिए बोलता है। अब देखिएगा एस से क्या हो जाएगा, तो एस से सेटॉन, ठीक है। बात करते हैं यू से यूरेनस, जे से बात करते हैं तो जुपिटर, एन से बात कर देते हैं तो नेपच्यून, बात कर देते हैं एम से तो एम से हो जाता है मार्स, वी से बात कर देते हैं तो वेनस, अब एक ठो और एम है, ए से हो जाता है मरकरी, और ई से क्या हो जाता है, तो कहिए कि ई से अर्थ हो जाता है। अब ये जो है ना दोस्त, अब ये क्या है, ये ऊपर से नीचे जो आ रहा है, तो इसका घनत्व क्या हो रहा है दोस्त, तो इसका घनत्व जो हो रहा है ये बढ़ रहा है, ठीक है। पॉजिटिव साइन हमने क्या लगाते हैं, यानी जो बढ़ता है, यानी सबसे कम घनत्व वाला अगर कोई ग्रह है तो वो कौन है ग्रह, तो ये है शनि, सबसे कम घनत्व। सबसे कम घनत्व किसका है, तो सबसे कम घनत्व की अगर हम बात कर देते हैं तो ये शनि का। सबसे अधिक घनत्व किसका है, तो सबसे अधिक घनत्व की बात कर देते हैं तो सबसे अधिक घनत्व किसका है, तो दोस्त यहाँ पे सबसे अधिक घनत्व आपको देखने को मिल रहा है, तो वो है अर्थ यानी पृथ्वी का। तो कितना इसका घनत्व है, तो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या है, तो ये घनत्व है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में बनाना है। अभी तो यहाँ पे ये दिया है ना, अगर ऑप्शन में सीक्वेंस वगैरह सजाने के लिए दे देगा तब का कीजिएगा, तो इसीलिए ये सीक्वेंस में हम एकदम याद करवाए हैं, ठीक है ना। सीक्वेंस में भी देता है एग्जाम में, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर का मूड कभी भी गर्माएगा, अब यही क्वेश्चन को उलट के दे देगा।
दिक्कत हो सकता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिएगा पृथ्वी डायरेक्ट इस पे दिखाई दे रहा है तो कोई बात नहीं है, तो इसका ऑप्शन लगा देते हैं 2। देखिएगा पृथ्वी का सबसे ज्यादा है जो, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला गया है कि वायुमंडलीय परत जो सूर्य की परावैंगनिक विकिरणों से हमारी रक्षा करता है। तो काफी आसान सा क्वेश्चन है, इसके बारे में हमने कई बार बताया है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इससे थोड़ा सा मिटाते हैं, ठीक है, ताकि हम और चीजों को बता सकें। अब देखिएगा बात जब हम कर रहे हैं, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, बस बस बस, बस हो गया। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि वायुमंडलीय परत जो परावैंगनिक किरणों, तो देखिएगा इसको बोलते हैं क्षोभ मंडल, ठीक है, कई बार हमने बताया है क्षोभ मंडल। फिर इसको बोलते हैं समताप मंडल, फिर इसको बोलते हैं मध्य मंडल, इसको बोलते हैं आयन मंडल, और इसको बोलते हैं क्या, वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल। तो वायुमंडलीय परत जो परावैंगनिक विकिरणों को हमारी रक्षा करता है, तो ये है कौन, तो देखिएगा आप समताप मंडल के बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिएगा समताप मंडल के बारे में बात कर देते हैं तो स्ट्रेटोस्फेयर, इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, इसको अंग्रेजी होता है। देखिएगा समताप मंडल के बारे में बात कर देते हैं तो इसमें तापमान जो होता है समान होता है। तापमान क्या होता है, समान होता है। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात कर देते हैं तो इसकी ऊंचाई कितना होती है, तो 50 किलोमीटर होता है। बात पता है कि इसमें बादल जो होते हैं, आंधी और तूफान, ये सब नहीं आते हैं भाई, ठीक है, आंधी तूफान ये सब नहीं आता है। तो इसीलिए वायुयान इसमें क्या होता है, उड़ सकता है। वायुयान उड़ने के लिए सबसे अच्छा ये मंडल है, ठीक है। अच्छा इसी में क्या होता है, ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत, ओजोन परत पाया जाता है। तो कई भूगोलवेत्ता जो होते हैं ओजोन परत को एक अलग मंडल की तरह मानते हैं। तो इसका जो विस्तार है 32 किलोमीटर से कितना किलोमीटर तक, 60 किलोमीटर तक, जो अलग मानते हैं उनका कहना है। ये ओजोन परत में जब हम जाते हैं ना, तो ओजोन परत में क्या होता है कि अगर हम 1 किलोमीटर ऊपर गए हैं, ठीक है, 1 किलोमीटर हम ऊपर गए हैं, ठीक है, तो 5 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। ये ओजोन परत की हम बात बोल रहे हैं, क्योंकि जो कई भूगोलवेत्ता जो कहते हैं ना कि जो ओजोन परत जो है, जो क्या है, अलग है। जिस तरह से क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल है, उसी तरीके से ये भी अलग है, ठीक है। अब देखिएगा अब इसमें बादल वगैरह तो बनते नहीं है, लेकिन इसमें एक विशेष प्रकार के बादल बनते हैं, ठीक है, विशेष प्रकार के एक बादल बनते हैं। तो विशेष प्रकार के बादल की बात कर देते हैं तो वो भी पूछा जा सकता है। तो वो बादल कौन सा बनता है, तो मदर ऑफ पेरल क्लाउड, मदर ऑफ पेरल क्लाउड के नाम से एक क्या बनता है, बादल बनता है। तो पूछा जाता है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब ओजोन परत के बारे में हमने जान लिया, तो कौन सा मेरा आंसर हो जाएगा, समताप मंडल, ऑप्शन नंबर आपको 2 हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा पूछा गया है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशतता क्या होता है, वायु में यानी वायुमंडल की बात करा जा रहा है। तो देखिएगा वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, तो नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन कितना % होता है, तो देखिएगा नाइट्रोजन की अगर हम बात कर देते हैं तो 78% नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितना % होता है दोस्त, तो ऑक्सीजन 21% लगभग होता है, ठीक है। बात कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कितना होता है, तो 0.03% होता है, ठीक है। अच्छा वायुमंडल है, तो पता है कि वायुमंडल में एकमात्र अक्रिय गैस, एकमात्र लिख देते हैं यहाँ पे, एकमात्र अक्रिय गैस होता है। वो अक्रिय गैस कौन है जो पाया जाता है, अक्रिय गैस आर्गन है, ठीक है। ये आर्गन पाया जाता है, कितना % होता है, तो 0.09% पाया जाता है, ठीक है, 0.09% पाया जाता है ये आर्गन। ये जो अक्रिय गैस का एकमात्र है, एकमात्र जो आपको जो गैस है देखने को मिलता है, यानी अक्रिय गैस में जो आते हैं उसका एक ही गो है, यानी एक ही गो कौन है, ये आर्गन है, ठीक है। तो वो है जो वायुमंडल में पाया जाता है, और बाकी जितने जो अक्रिय गैस है वो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपको 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला गया है कि प्रति विषुवतीय धाराओं की प्रवाह दिशा होती है। पता है ये क्वेश्चन तो कई लोगों को तो हवा भी नहीं लगेगा, हम ऊपर ऊपर उड़ जाएगा। क्वेश्चन देख लीजिए, ये बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, 2012 में ही पूछा था। इस क्वेश्चन में
पहले बात हम समझाना, जो हमको अगर चाहेंगे तो सिर्फ आंसर हम टिक लगा करके बढ़ जाएंगे, बट आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, ऐसे ही रह जाइएगा, क्योंकि हाँ आपको रहेगा कि हाँ होता है, बस कैसे होता है इस चीज को हम यहाँ पे ड्राइव करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। अच्छे तरीके से बस देखिएगा, ठीक है, और बताइएगा कि कितना समझ में आपको आता है और मेरा तरीका कैसा लगता है आपको, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, देखिएगा जैसे मैं, आप मान करके चलिए कि ये क्या है, ये पृथ्वी है, इसको हम थोड़ा अच्छे तरीके से, ठीक है, ये पृथ्वी है। अब देखिएगा जब पृथ्वी है तो ये 5 डिग्री, अब ये 5 डिग्री, ठीक है, ये 5 डिग्री जो नॉर्थ है और ये 5 डिग्री साउथ है, ठीक है। फिर यहाँ से अगर बात कर देते हैं तो यहाँ की बात कर देते हैं तो ये कितना कितना डिग्री है दोस्त, तो ये 30 डिग्री है और ये 35 डिग्री है। फिर यहाँ से यहाँ की बात कर देते हैं तो ये है 60 और ये है 65 डिग्री, और ऊपर में तो आप जानते हैं 90 डिग्री, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, अलग कलर लेकर के चलते हैं, ठीक है। अलग कलर बोले तो काला लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ की बात कर देते हैं ये और ये, ठीक है, ये दोनों की अगर हम बात कर देते हैं तो अब ये 30 डिग्री क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, अब ये 35 डिग्री साउथ हो जाएगा, ठीक है, 35 डिग्री साउथ हो जाएगा। अब इसकी हम बात कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, तो ये हो जाएगा आपको 60 डिग्री साउथ हो जाएगा और ये 65 डिग्री साउथ हो जाएगा। और ये वाला की बात कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा, ये साउथ, अब ये नॉर्थ हो जाएगा। चीजों को समझिएगा। बात कर देते हैं यहाँ पे तो विषुवत रेखा है ना, तो कहे कि हाँ भाई यहाँ पे तो विषुवत, जहाँ पे हम डॉट डॉट जो कर रहे हैं देखिएगा विषुवत रेखा है, और आप जानते हैं कि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकती है, तो कहे कि हाँ चमकती तो है, तो जिसके वजह से यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। टेम्परेचर हाई होगा, ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर हाई होगा, यानी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पे लंबवत चमक रही है, तो जब लंबवत चमक रही है भाई तो टेम्परेचर तो यहाँ पे एकदम पूरा हाई रहेगा ही रहेगा। तो जैसे ही टेम्परेचर हाई होगा ना, तो जो वेपोराइजेशन का दर भी तो बढ़ जाएगा, बाष्पीकरण का दर तो बढ़ेगा, और जो हवा वगैरह जो होंगे, ठीक है, जो आसपास के, वो सभी क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, क्योंकि तापमान तो ज्यादा है ना, तो वो सभी हवा क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। अब गर्म होने के साथ साथ में क्या हो जाएगा, ऊपर उठेगा, और जैसे ही ऊपर उठेगा तो उसके कारण नीचे दबाव ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, क्योंकि पहले से तो हल्का हो चुका है, तो अब तो दबाव कम लगेगा ना, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, तो ये बोला हम कई बार समझाए हैं, तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर बनेगा, तो बोलिए कि लो प्रेशर यहाँ पे बन जाएगा। क्यों लो प्रेशर बना, तो समझ में आ गया ना। अब इसका कुछ भी आपको ये समझ में आए या ना आए, लेकिन ये वाला खाली आप विषुवत रेखा याद रखिएगा, आपको पूरा तरीके से बन जाएगा। ये जो पवन कैसे चलता ना है, पवन, वो आपको यहाँ पे हमारे सिखा देंगे, कई लोग को आपको कंफ्यूज होता होगा कैसे चलता है, यहाँ पे आज बता देंगे। लो प्रेशर कैसे यहाँ पे हुआ, देख लिए कैसे हुआ से। अब इसको हम डोल्ड्रम बेल्ट भी बोलते हैं, लेकिन बाद में लिखेंगे, और बस अल्टरनेट चले जाइए, लो प्रेशर हाई प्रेशर, लो प्रेशर हाई प्रेशर, बस अब आगे कुछ नहीं करना है। लो प्रेशर, अब ये हाई प्रेशर, लो प्रेशर, अब ये हाई प्रेशर, बस। अच्छा, एक चीज आप जानते होंगे कि फेरल के नियम के अनुसार, फेरल के नियम के अनुसार की बात कर देते हैं, तो फेरल के नियम में क्या होता है कि जो पवने जो होती है ना भाई, पवने, ये पवने जो होती है उत्तरी गोलार्ध में क्या किधर की ओर मुड़ जाती है, तो पवने उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ पे लिख देते हैं उत्तरी गोलार्ध में किधर की ओर मुड़ जाती है, तो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाती है। उत्तरी गोलार्ध में किधर ओर मुड़ जाती है, दाईं ओर, दाईं ओर क्या होती है, मुड़ जाती है, ठीक है, मुड़ जाती है। अच्छा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में जो ये पवने जो होती है, ये दक्षिणी गोलार्ध में ये क्या होता है कि दक्षिणी गोलार्ध में ये क्या होता है, तो ये बाईं ओर मुड़ जाती है, ठीक है, बाईं ओर मुड़ जाती है, ठीक है। चलिए, बस इतना आपको ध्यान रखना होगा कि उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ेगा और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ेगा। अब चलिए, और ये भी तो जानते हैं ना कि जो पवन जो होता है यानी हवा जो होता है, ये हाई प्रेशर
से किधर की ओर चलता है, तो कहेगी लो प्रेशर, यानी हाई प्रेशर से किधर की ओर चलेगा दोस्त, तो लो प्रेशर की ओर चलेगा। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगा। क्यों चलेगा, जब ही बताते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर है तो अब यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो यहाँ के प्रेशर को भरना चाहेगा, यहाँ जहाँ पे लो प्रेशर है वहां के प्रेशर को भरना चाहेगा, तो इसलिए हाई प्रेशर से हवा आएगा इधर की ओर, तब पूरा भर देगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। चलिए, तो इसीलिए हवा क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलता है। ठीक है, अब देखिएगा इधर की बात कर देते हैं, तो ये वाला तो उत्तरी गोलार्ध है, तो कहिए कि हाँ ये उत्तरी गोलार्ध है। ठीक है, और इधर की बात कर देते हैं, तो नीचे वाला क्या हो गया, तो ये दक्षिणी गोलार्ध है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध समझ में आ रहा है। अब बट अभी और रुक जाइए, अभी रुक जाइए। अब हवा हमने क्या बताया कि उत्तरी गोलार्ध में ना क्या होगा कि उत्तरी गोलार्ध में किधर की ओर मुड़ जाएगा दोस्त, तो उत्तरी गोलार्ध में मुड़ जाएगा दाईं ओर, मुड़ेगा ना दाईं ओर। चलिए, अब ये हाई प्रेशर यहाँ पे एक आदमी है, अभी ये हाई प्रेशर से, अभी तो जानते हैं कि हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, देखिए लिख भी हमने दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक आदमी है, अब ये बैठा हुआ है पालथी मोड़ के, तो इसका दाईं ओर किधर होगा, आप खुद बताइए, ए तरफ की बी तरफ। अब ये बैठा हुआ है, इधर मुंह आगे मुंह कर किए हुए है, और सामने देख रहा है, तो इसका जो दायां किधर होगा, ए तरफ की बी तरफ, तो आप बोलिए कि इसका दायां तो किधर होगा, ए तरफ होगा। और हम अभी बताए हैं कि उत्तरी गोलार्ध में हवा जो होती है किधर की ओर जाती है, तो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर जाती है, तो हवा किधर की ओर, ए की ओर, तो हवा ए की ओर मिला दिए हैं। चलिए, इतनी हवा ऐसे ऐसे बहेगी। ठीक है, और ये क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहता है। ठीक है, अच्छा, अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलता है, तो अब ये वाले क्षेत्र में चलिए। ठीक है, ये वाले क्षेत्र में हम चलते हैं, 35 से 60 वाले क्षेत्र में चलते हैं। तो 35 से 60 वाले क्षेत्र में हम पहले कलर चेंज करते हैं। ठीक है, तो 35 से 60 वाले क्षेत्र में चलते हैं, तो हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहेगी, यानी इधर से उधर की ओर बहेगा, ऐसे बहेगा। लेकिन अभी रुक जाइए, रुक जाइए, किधर की ओर बहेगा, तो कहिए कि दाएं ओर मुड़ेगा, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में ही चला रहा था, उत्तरी गोलार्ध में दाएं ओर किधर, तब हाई प्रेशर पर बैठा दीजिए इसको, आदमी को। ठीक है, अब उधर की ओर देख रहा है, किधर, उधर की ओर देख रहा है, लो प्रेशर की ओर, ऊपर की ओर देख रहा है, तो इसका दाया किधर, ए तरफ की बी तरफ, बोलिए कि ए की तरफ, दाया एक ही तरफ, ए की तरफ ना होगा, तो इधर की ओर मिटा दिया, दाया तरफ हो गया कि नहीं हो गया। तो देखिएगा, ये वाला जो होता है ना, कई लोगों को एकदम पल्ले नहीं पड़ता कि कैसे कैसे खींच दे रहे हैं ऐसे वैसे, बस कुछ नहीं भाई, इसी तरीके से खींचना है। और फिर उसी तरह से आप आ जाइए, अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलाइए, दाएं और बैठवाइए, तो दाएं ओर तो इधर ही आएगा ना, तो इधर की ओर चल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या, अभी भी हमने बात किया कि हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ऐसे बहेगी। ठीक है, लेकिन अब तो दक्षिणी गोलार्ध में आ गए हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में हवा किधर की ओर बहेगी, बाईं ओर मुड़ जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में फेरल के नियम के अनुसार क्या होगा, ये बाईं ओर मुड़ जाएगा, बाईं ओर, बाईं ओर। तो अब हाई प्रेशर पर कोई बैठा हुआ व्यक्ति है ऐसे, तो इसका बाईं ओर किधर हो जाएगा, इधर ही होगा ना। जब ऐसे बैठेगा भाई, ऐसे करके बैठेगा, तो इसका बाईं ओर इधर ही ना होगा, ए तरफ होगा कि बी तरफ, तो कहिए कि ए तरफ इसका बाईं ओर हो जाएगा, तो ऐसे ऐसे हवा बहेगा। ठीक है, चलिए, ऐसे ऐसे हवा बहेगा, ऐसे ऐसे बहेगा। और अब इसको भी अब दाईं तरफ अब यहाँ पे से देखिए, ये वाला जगह पे, यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहेगा, तो बाईं ओर किधर हो जाएगा, इधर की ओर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो कहे कि हाँ भाई हो तो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हाई प्रेशर से किधर की ओर बहेगा, लो प्रेशर की ओर, तो बाईं ओर किधर हो जाएगा, तो इधर की ओर हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा। कोई दिक्कत हो रहा है तो ना भैया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में भी आ गया हो। अब देखिएगा, अभी हम यहाँ पे कुछ और लिखना चाहते हैं, बस लिख देते हैं। ठीक है, देखिएगा क्या लिख दे यहाँ पे, रुक जाइए, इसको मिटा देते हैं पहले। चलिए देखिएगा, ये वाले की बात कर देते हैं ना, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको पहले मिटा लेते हैं। ठीक है, इसको जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये दोनों हो ये दोनों को जो आप देख रहे हैं, ये दोनों को व्यापारिक पवने बोलते हैं, व्यापारिक, व्यापारिक पवने बोलते हैं, यानी ट्रेड विंड बोलते हैं, व्यापारिक पवने यानी ट्रेड विंड। तो आप देख लीजिए, इसी तरीके से आपको जब किताब में देखते होंगे तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता होगा, बट कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। व्यापारिक पवने कहाँ से कहाँ की ओर बह रही है, उसकी दिशा क्या है, पूछा जाता है कि व्यापारिक पवने का उत्तरी गोलार्ध में दिशा क्या होगा, तो रटते हैं ना, बस कुछ नहीं करना है, बता दीजिएगा, आप खुद ही बता दीजिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवने का दिशा किधर की ओर हो जाएगा,
तो किधर से किधर की ओर जाएगा, इससे इसे से किधर से इधर की ओर आ रहा है, इधर की ओर आ रहा है, तो बस आपको लगा देना है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी साउथ, और इधर के बात में कर रहे हैं साउथ, और इधर तो होता है ईस्ट, मतलब क्या होता है पूरब, यानी साउथ वेस्ट की ओर हो जाएगा। साउथ वेस्ट की ओर आपको क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पबने की दिशा हो जाएगी। अब यही वाला एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं लड़का, तो क्या कितना फिर रट करके जाइए तो क्या एग्जाम में इससे बन पाएगा, या रटा हुआ ऐसे आपको खुद बनाना पड़ेगा वहां पे, तब बनेगा वो क्वेश्चन, वरना कंफ्यूज में गलती कर दीजिएगा। अब पूछेगा दक्षिणी गोलार्ध में कैसा होता है उसका पवन की दिशा, ठीक है, व्यापारिक पवने की दिशा कैसी होती है, तो आप इधर से लगा दीजिए किधर से हो जाएगा, तो यानी नॉर्थ है, और ये नॉर्थ हो जाएगा, और इधर वेस्ट हो जाएगा। नॉर्थ वेस्ट इसका दिशा होता है दक्षिणी गोलार्ध में। बस इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, तो रटना नहीं है, हर चीज को रटा नहीं जा सकता है। ठीक है, अब देखिएगा हमें जो समझाना था क्वेश्चन पर लेके आना था मेन मुद्दा। अच्छा, इसको तो बोल दिया व्यापारिक पब ने, और भी कुछ बता देते हैं। चलिए अब देखिएगा, बात जब यहाँ पे कर रहे हैं तो ये वाले जो पबने जो हो रही है यहाँ से, ये वाले पबने, इसको बोलते हैं पछुआ पबने। इसको क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं पछुआ पबने। ठीक है, और ये वाली की बात कर रहे हैं, ये वाला पवन कौन सा है, तो ये वाला है ध्रुवीय पवन। ध्रुवीय पवने। ठीक है, ध्रुवीय पवने कहाँ से कहाँ की ओर बह रही है देख ही रहे हैं। और ये वाला भी आपको क्या हो जाएगा, तो कहे कि पछुआ पवने। ठीक है, पछुआ पवने हो जाएगा। और नीचे की बात कर रहे हैं तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ध्रुवीय पवने। ठीक है, तो ध्रुवीय पवने। अब एक बात और बता देते हैं कि 40 डिग्री साउथ, 40 डिग्री साउथ अक्षांश की बात कर दे रहे हैं, वहां पे जो पवने चलती है, पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 40 डिग्री दक्षिणी, तो 40 डिग्री दक्षिणी कहाँ पे आएगा भाई साहेब, तो देखिएगा हम अलग कलर लेते हैं, अलग कलर में कौन सा, पीला वाला लेते हैं। 40 डिग्री दक्षिणी में कौन सा आ जाएगा, यहाँ के आसपास में आ जाएगा, यहाँ के आसपास में आएगा कि नहीं, यहाँ के आसपास में, तो यहाँ के आसपास में जब आएगा तो 40 डिग्री जो साउथ जो पवने होगा, ठीक है, तो इसे एक नाम दिया गया है। 40 डिग्री साउथ जो पवने होती है उसे क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं गरजता चालीसा। ये काफी ज्यादा पूछा जाता क्वेश्चन है, गरजता चालीसा बोला जाता है, गरजता चालीसा। और जो 50 डिग्री साउथ जो पवने में बहती, जहां पे बहती है 50 डिग्री साउथ में, उसे बोलते हैं प्रचंड पचासा, प्रचंड पचासा। और जो 60 डिग्री जो होती है उसे क्या बोलते हैं, चीखता साठा, चीखता साठा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको बनते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिएगा पूरा हम आपको कंप्लीट करवा दिया। तो अब देखिएगा हमें जो क्वेश्चन बताना था, क्वेश्चन ये बताना था कि प्रति विषुवतीय धाराओं की प्रवाह दिशा। अब देखिएगा ये यहाँ पे तो विषुवत रेखा है, यहाँ पे देखिएगा हम लिख रहे हैं, यहाँ पे जो डॉट अधिक कलर पार रहे हैं, विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा में जो पवने जो आपको देख रहे हैं, ये किधर की ओर बहती जा रही है, पश्चिम की ओर पवने जो बहती हुई जा रही है कि नहीं जा रही है, देखिएगा यहाँ भी पश्चिम की ओर जा रही है, यहाँ भी पश्चिम की ओर जा रही है, देख रहे हैं कि नहीं जा रही है, देख रहे हैं ना, यहाँ भी पश्चिम की ओर जा रही है। यानी उत्तरी गोलार्ध में भी देख रहे हैं तो पवने पश्चिम पश्चिम की ओर जा रही है, दक्षिणी गोलार्ध से भी देख रहे हैं तो पवने किधर की ओर जा रही है, तो कहिए कि पश्चिम की ओर जा रही है, जा रही है ना, तो कहिए कि हाँ भाई जा तो रही है। अब क्या होता है कि जब पवने पश्चिम की ओर बहती जा रही है, तो जो समुद्री जल धाराएं जो है ना, वो सभी को पश्चिम की ओर लेकर के चला आता है, ऐसे ऐसे लेकर के इधर इधर चला आता है। ठीक है, और ऐसे ऐसे जब लेकर के चला आता है तो कहाँ पे आकर के इकट्ठा कर देता है, तो जो अमेरिका के पूर्वी तट है ना, वहां पे ये सब जलधाराएं क्या हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, वहां पे सब जलधाराएं क्या हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है। अब जब इकट्ठा हो जाएगा भाई, तब तो संतुलन करने के लिए क्या होगा कि पश्चिम से पूर्व की ओर बहेगा, पश्चिम से वो सब जितने भी जो जलधाराएं हैं, ठीक है ना, वो सभी जलधाराएं पश्चिम से किधर की ओर बहेंगे, पूर्व की ओर बहेंगे, ताकि फिर इधर से जो लेके गया था ऐसे 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 लेके फिर इधर की ओर आगे इधर की ओर प्रवाहित कर दे। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, तो प्रति विषुवतीय धारा। यानी कहने का मतलब क्या होता है, तो इसी को जो इधर से की ओर बह रहा है, यानी किधर की ओर, पश्चिम से किधर की ओर, तो पूर्व की ओर जो बह रहा है, बहेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे काउंटर इक्वेटोरियल, और ये करेंट। ठीक है, काउंटर इक्वेटोरियल करंट, यानी प्रति विषुवतीय
धारा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रति विषुवतीय धारा। समझ में आ गया कैसे होता है? अब यही चीज को हम बता देते हैं तो पढ़ने भी नहीं पड़ता। अब कई लोगों को लगा कि इतना पढ़ करके पढ़ेंगे तब सिलेक्शन लेना है भाई, और थोड़ी नहीं एक क्वेश्चन हमने बताया, एक से कम 10-15 क्वेश्चन इससे आपको निकल गया। खुद देखिए, अगर आपको ऐसा लगता हो कि नहीं भाई ऐसी फाजूल का चीज टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप खुद बता सकते हैं कि टाइम वेस्ट हो रहा है या क्या हो रहा है। सो तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी? तो यही तो पूछा था भाई, कहाँ गया? तो प्रति विषुवतीय धाराओं की प्रवाह दिशा क्या होती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। अब समझ में आ गया पश्चिम से पूर्व की ओर कैसे हो रहा है? इसको स्क्रीनशॉट पहले लीजिए, ये सब चीज ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली तो आइसोबारी तो कई बार हमने बताया है, ठीक है। आइसोथर्म की बात कर देते हैं तो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा यहाँ पे लिख देते हैं, ये वाला, कि समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, स्थानों को मिलाने वाली रेखा, ठीक है। अब ये आइसोबार क्या होता है? तो समान दाब वाले स्थानों को लिख देते हैं यहाँ पे, समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, मिलाने वाली रेखा, ये क्या कहलाती है? तो ये आइसोबार कहलाती है, ठीक है। आइसो हाइट की बात कर देते हैं तो समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, मिलाने वाली रेखा, ये क्या कहलाता है? आइसो हाइट। बस इस तरीके से आपको पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया हमने, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि आर्द्रता प्रदर्शन विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है वह है? तो देखिए सापेक्षिक आर्द्रता समझते हैं, मतलब कि एक दूसरे से तुलना में उसमें कितना नमी है और इसमें कितना नमी है, उसी को बोलते हैं सापेक्षिक आर्द्रता। यानी कैसे मापते हैं? सापेक्षिक से मापते हैं, ठीक है, एक दूसरे से तुलना करके, तो उसको बोलते हैं सापेक्षिक आर्द्रता, ठीक है। चलिए इतना तो इसमें ज्यादा समझना भी नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। निरपेक्ष आर्द्रता नहीं होता है, मिश्रण अनुपात नहीं होता है, विशिष्ट आर्द्रता नहीं, आप कभी नहीं सुने होंगे। सापेक्षिक आर्द्रता यानी एक दूसरे से तुलना, इसमें जैसे में कोई वस्तु ए है तो इसमें कितना आर्द्रता है, और इसके बाद जो कोई वस्तु बी है तो इसमें कितना आर्द्रता है, ये दोनों की तुलना, ठीक है, वो क्या कहलाता है? सापेक्षिक आर्द्रता। चलिए आगे क्या बोला कि प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थल खंड था, ठीक है, वह कहलाता था। देखिएगा शुरुआत की बात कर रहे हैं, आज से कई करोड़ों साल पहले की बात कर रहे हैं। ये पूरा एक जो भाग था उसे बोला जाता था पैंजिया। फिर कुछ समय के उपरांत क्या होता है, कुछ समय के उपरांत जो ये वाला जो ऊपर वाला जो भाग होता है उसे क्या बोलते हैं? पूरा जो भाग को क्या बोला था? पैंजिया। और जो ऊपर वाला जो भाग था उसे क्या बोला जाता था? तो ऊपर वाले भाग को बोला जाता था, ऊपर वाले दिमाग से निकल रहा है, ऊपर वाले भाग को क्या बोलते थे भाई? दिमाग से बाहर निकल रहा है। नीचे वाले को तो गोंडवाना बोलते थे, ऊपर वाले को अंकारा लैंड, ठीक है, अंकारा लैंड, और नीचे वाले को क्या? तो गोंडवाना लैंड, ठीक है। चलिए यही पूछा है कि प्रारंभ में एक अविभाजित, यानी जब विभाजन नहीं हुआ था तब की बात कर रहे हैं, तो विभाजन नहीं हुआ था तो पूरे भाग को क्या बोलते थे? पैंजिया। फिर विभाजन के पश्चात ऊपर वाला भाग क्या कहलाया? अंकारा लैंड, और नीचे वाला आपको गोंडवाना लैंड कहलाता है। तो अब तो आप जानते हैं कि ये जो हिस्सा आपको जो प्रायद्वीपीय भारत का जो आपको ये वाला हिस्सा है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, क्योंकि अफ्रीका से ये टूट करके ऊपर आकर के ये आया है, ठीक है। तो पूरा भाग को पैंजिया कहलाता था स्थलखंड, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या बोला गया कि पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमगत विन्यास। देखिए जैसे मैं ये एक स्लाइड हमने दिया किसका, तो ये पृथ्वी का लिए, ऊपर वाले जो हिस्सा होते हैं इसको बोलते हैं क्रस्ट, इसको क्या बोलते हैं दोस्त? तो इसको बोलते हैं मेंटल, और इसको बोलते हैं कोर। कोर भी 2 तरह के होते हैं, 2 तरह के नहीं, 2 भागों में बांट देता है। इसको बोलते हैं भाई ना, इसको बोलते हैं आउटर कोर,
आउटर कोर और इसको बोलते हैं इनर कोर। इनर कोर, ठीक है। देखिएगा अभी हम टेम्परेचर लिख देते हैं इसमें, इसकी टेम्परेचर की बात कर देते हैं। तो ये मेंटल की अगर हम बात करते हैं, अच्छा ये क्या होता है, तो ये होता है ठोस। मेंटल क्या होता है, द्रव, ठीक है। और ये भी क्या होता है, तो जो आउटर कोर देख रहे हैं वो भी द्रव होता है। और इनर कोर की बात कर देते हैं तो ये क्या होता है, तो ठोस होता है। ठोस कैसे होता है, एक क्वेश्चन भी इसका था इस पे, तो हम उसको अच्छा तरीके से समझाए भी थे, ठीक है। बात कर देते हैं, इसकी बात कर रहे हैं तब देखिएगा यहाँ पे सियाल, सियाल का नाम सुने ना, यानी क्रस्ट में क्या पाया जाता है, तो सियाल, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, ठीक है। अभी बात कर देते हैं, और इसकी बात कर देते हैं सियाल सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और यहाँ पे क्या होता है, नीफे, यानी निकेल और आयरन, ठीक है। तो यही तो पूछा जाता है, सियाल, सीमा और नीफे, यही तो पूछा गया है। कौन सा क्रम है, तो सियाल, सीमा, नीफे, ऑप्शन नंबर 1 ही है। बस आगे बढ़ते हैं, चलिए। क्या बोला गया है कि प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है। देखिएगा हम एक मैप है, जैसे में हमने लिया क्या, ये रफ मैप हमने लिया किसका, तो देखिएगा ये हमने लिया किसका, तो भैया ये हमने लिया वर्ल्ड का, ठीक है। अरे वर्ल्ड ऐसे नहीं पढ़ाता है, बट आपको हम समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है, ताकि आप समझ पाइए। चलिए इतना तो आप समझ जाइएगा ना, ऐसा थोड़ी नहीं है कि नहीं समझ पाइएगा। अब देखिएगा ये वाले जो हिया की आप बात कर रहे हैं, तो ये वाला आप जो देख रहे हैं, ये वाला क्या है, तो मेडिटेरियन सी है, यानी भूमध्य सागर है ना, भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर, अब ये भूमध्य सागर के जो एरिया जो आसपास हैं यहाँ पे, ये सभी जो होते हैं ये फलों की कृषि के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। यहाँ पे फल काफी ज्यादा फलते फूलते हैं, अंगूर वगैरह इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। ये भूमध्य सागरीय जो एरिया है ना, यहाँ पे आपको काफी ज्यादा फल वगैरह, जिसमें इटली में देखते हैं अंगूर की खेती बहुत ज्यादा होता है, तो इसका लिए इन्वायरमेंट यहाँ पे वैसा है। तो यही पूछा गया है कि जो प्रदेश फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है तो कौन सा है, तो यही मेडिटेरियन भूमध्य सागरीय प्रदेश, जहाँ पे आसपास में जो होते हैं, ग्रीस वगैरह है, इटली वगैरह है, ये सब एरिया में क्या होता है, फल काफी अच्छा होता है। वहां से ही हम सभी जगह पूरे विश्व में आया निर्यात भी किया जाता है, ठीक है, काफी मात्रा में। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। सवाना की बात कर देते हैं, तो सवाना कहाँ पाया जाता है, यहाँ पाया जाता है। सवाना घास के मैदान है, ठीक है। तो सवाना घास के मैदान है, तो ये तो खत्म हो गया, ये तो ऐसी खत्म हो गया, कहाँ गया जी, सवाना ऐसे खत्म हो गया, ठीक है। वहां पे तो काफी ज्यादा गर्मी भी पड़ रहा है। अच्छा अब उष्ण कटिबंधीय भी है, ठीक है। यहाँ पे ये उपोष्ण कटिबंधीय भी आता है। अब देखिएगा टुंड्रा की बात कर देते हैं, तो टुंड्रा और एक टैगा, टुंड्रा और टैगा हम बताए थे, जैसे में ये वाला जो एरिया हमने बताया था कि ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है ये टुंड्रा, और नीचे वाले क्षेत्र क्या था, तो टैगा। यहाँ पे टुंड्रा वन और टैगा वन आपको हमने बताया था, ठीक है। चलिए इस तरह के वन आपको पाए जाते हैं। तो ये सब तो आपको तो समझ में आ ही रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं, अगले पर चलते हैं। फर, ठीक है। फर, फर क्या है, तो एक प्रकार का आपको पेड़ कह सकते हैं, ठीक है। वनस्पति इनमें से किससे संबंधित है, एक प्रकार का, इसको आप पेड़ ही कह लीजिए तो ज्यादा बेटर होगा। एक प्रकार का पेड़ है, तो ये पेड़ कैसा है, तो पता है कि ये पेड़ जो होते हैं ना, ये ऊंचाई पर होते हैं। कहाँ पर होते हैं, ऊंचाई और ठंडी इलाका में होते हैं। ऊंचाई पर होंगे और कहाँ पे होंगे, ठंडी इलाका में होंगे। शंकुधारी वन जानते हैं, शंकुधारी वन, शंकुधारी वन के जैसा ही होता है, ठीक है। ये फर होता है जो, तो वही पूछा है कि किससे संबंधित है। तो इतना तो समझ गए कि ये कहाँ पे होता है, ऊंचाई पर होता है, यानी पहाड़ों वगैरह पे होगा और ठंडी एरिया में होगा। तो मैंग्रोव वन की बात कर देते हैं, तो मैंग्रोव वन तो ये वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। तो क्या यहाँ पे ये फर इससे संबंधित है, क्या ऊंचाई पर हो रहा है, पश्चिम बंगाल में ऊंचाई है, पहाड़ वगैरह आ गया उतना। और मैंग्रोव वन तो काफी ज्यादा अलग चीज है, तो ये तो खत्म कर दीजिए। मानसूनी वन ऊंचाई पर ये मिलेगा जी, खत्म कर दीजिए। पतझड़ वन जो हम लोग के एरिया में जो पेड़ पाए जाते हैं, वहां पे कहाँ मिला है, कहाँ पे ऊंचाई पर है, ठंडा इलाका में ही पाया जाता है, ऐसा खत्म कर दीजिए। एक ही ऑप्शन बच रहा है, अल्पाइन वन, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए क्या बोला गया कि वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है, नहीं है, चीजों को समझ रहे हैं तो चलिएगा। देखिएगा विषुवत रेखीय वनों, ये हमारा पृथ्वी है,
तो ये इसकी बात कर देते हैं 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, यानी 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ। यहाँ पे जो विषुवतीय पवने, यहाँ पे जो आपको जो देखने को मिलते हैं, यहाँ पे वन आपको सदाबहार वन मिलते हैं। सदाबहार बोले तो क्यों, तो अभी हमने बताया दोस्त कि यहाँ पे भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा है, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा पड़ता है, टेम्परेचर ज्यादा पड़ेगा दोस्त तो सभी पवने होगी तो गर्म होकर के हल्का हो जाएगा, हल्का होगा तो वो ऊपर उठ जाएगा, ऊपर उठ जाएगा तो सभी एक जगह इकट्ठा होगा और वेपोराइजेशन की क्रिया भी होगा यहाँ पे, और सब बाष्पीकरण होकर के ऊपर उठ जाएगा और फिर चिपचिपा हो जाएगा तो भारी हो जाएगा, और जब भारी हो जाएगा तो सब फिर एक बार नीचे गिरेगा बादल के रूप में बरस करके, तो लगातार पानी होगा। यानी सुबह में गर्मी है तो दोपहर के आते आते 2-3 बजते बजते गर्मी पानी बरसा देगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो वन पाए जाते हैं एकदम पूरा बड़े बड़े वन पाए जाएंगे, एकदम काफी बड़े बड़े एकदम कठोर कठोर वन पाया जाता है। ठीक है, इतना लंबा लंबा होता है ना, इतना घना होता है ना कि जैसे में अब एगो पेड़ ऐसे ऐसे हो गया है ना, तो ऐसे ऐसे पेड़ भी खूब होते हैं, ऐसे ऐसे पेड़, क्योंकि पेड़ों में प्रतिस्पर्धा होती है ऊपर बढ़ने की, जिस तरह से इंसानों में होता है ना, उसी तरह से पेड़ में भी होता है, प्रतिस्पर्धा होता है। सभी जगह चीज तो इसको पानी वगैरह मिल ही रहा है, तो इसके वन जो होते हैं ये पूरा एकदम लंबा लंबा होगा, और नीचे यहाँ इतना घना होता है कि नीचे सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाता है पृथ्वी पर। समझ जाइए कि इतना घना वन होता है। तो ये कौन से वन होते हैं, सदाबहार वन इसे बोला जाता है। ठीक है, तो वो उस वन का नाम पूछा जाता है। तो इसमें वन में कौन कौन आते हैं, तो देखिएगा बहुत ज्यादा पूछा जाता क्वेश्चन है महोगनी। ये महोगनी कैसा वन है, तो ये आपको विषुवत रेखीय वन है। ठीक है ना, ये यानी सदाबहार वन का ये सब हिस्सा है, यानी वहां पे भूमध्य रेखीय वाले एरिया में आपको ये पाया जाता है। महोगनी हो गया, ये बोनी हो गया। ठीक है, महोगनी, ये बोनी, बांस, नारियल। ठीक है, नारियल क्या हम लोग के एरिया में बिहार वगैरह में नारियल ज्यादा देखने को मिलता है, ना के बराबर ही मिलता है, लेकिन वही भूमध्य रेखीय प्रदेश के बारे में बात कर देते हैं। विषुवतीय जो भूमध्य वही बोला हो गया, विषुवत बोलिए या तो भूमध्य बोलिए। आप जैसे में केरला वगैरह में देखिएगा नारियल पाए जाते हैं, तमिलनाडु वगैरह में देखिएगा नारियल वहां पे आपको मिलते हैं, नारियल। फिर उसके बाद में बांस। ठीक है, फिर उसके बाद में बात करते हैं तो रोजवुड, रोजवुड, फिर आयरनवुड, आयरनवुड, फिर उसके बाद में बेंत। ठीक है, इस और भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज होता है, और भी चीज होते हैं। ये सभी के सभी जो आपको वन जो ये सब जो पेड़ जो आप देख रहे हैं ये कहाँ पाया जाता है, तो ये आपको विषुवतीय एरिया में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कैसा वन है, तो यानी विषुवत रेखीय जो प्रदेश है वहां पे इस तरह के वन पाए जाते हैं, तो आपको याद करना पड़ेगा इसको। तो देखिएगा महोगनी तो पाया जाता है, तो काम खत्म, नहीं पूछा गया क्वेश्चन है। रोजवुड बिल्कुल पाया जाता है, आयरनवुड बिल्कुल पाया जाता है, तो ये भी खत्म। अकेसिया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला गया है कि चंद्रमा की घूर्णन अवधि कितनी होती है, तो चंद्रमा की घूर्णन अवधि 27.3, तो यहाँ पे तो लगभग में क्या मारेंगे, तो ऑप्शन नंबर यानी बी 28 दिन। ठीक है, क्योंकि इतना दिन में क्या होता है वो घूम लेता है। चलिए आगे क्या बोला गया है कि कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, तो कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करेगा, जैसे में अब ये है तो अक्षांश तो प्रभावित करता है, तो हाँ बिल्कुल करता है, तो ये भी खत्म हुआ। समुद्र से दूरी, बिल्कुल समुद्र से दूरी भी प्रभावित करता है। अब पृथ्वी की परिक्रमण और एक पृथ्वी का परिभ्रमण, तो परिभ्रमण क्या होता है, अपने अक्ष पर घूमना, और परिक्रमण क्या होता है, सूर्य के चारों ओर घूमना। तो सूर्य के चारों ओर घूम रहा है तो जलवायु परिवर्तन तो उस पर होगा ना, क्योंकि पृथ्वी तो सबसे पहले तो टिल्ट है, यानी ये टिल्ट बोले तो झुका हुआ है, आपको देखने को मिलता है। तो उसके बारे में तो आप जान ही रहे हैं कि आपको ठंडी गर्मी उसी की वजह से आपको होता है। और लेकिन घूर्णन की बात कर देते हैं, जो परिभ्रमण अपने अक्ष पर घूमेगा तो उसके वजह से दिन रात होगा ना दोस्त, क्या उसके वजह से आपको जलवायु परिवर्तन हो जाएगा। तो यानी परिभ्रमण जो है, यानी जो अपने अक्ष पर जो घूम रहा है, तो उसके वजह नहीं है जलवायु को प्रभावित करने वाला। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है इसमें, इसीलिए हमने समझाया, थोड़ा सा टाइम दिया। आगे क्या बोला गया कि निम्नलिखित में से किसकी हमारे सौर मंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है, तो कौन था, तो क्या प्लूटो को तो हटा दिया गया था ना जी, 2006 के जो अधिवेशन हुआ था उसमें तो इसको हटा दिया गया था ना, प्राग में जो हुआ था अधिवेशन,
सम्मेलन हुआ था उसमें इसको हटा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इसको बौना ग्रह में रख दिया गया है प्लूटो को। ठीक है, आगे क्या बोला गया कि दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर एनांत। देखिएगा यहाँ कई इसको समझ नहीं पा रहे ना, तो इसको कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि मकर संक्रांति, अब समझ जाइएगा, संक्रांति किस दिन होती है। तो देखिएगा फिर से बता देते हैं, ये अर्थ है, ये कर्क रेखा, मकर रेखा, चलिए इतना तो समझ गए। अब देखिएगा इस चीज को, यहाँ पे क्या, तो 21 जून, ये 21 मार्च, 23 सितंबर, ये 22 दिसंबर। देखिएगा इक्विनॉक्स किस कब कब होता है, तो इक्विनॉक्स की बात कर देते हैं, 23 सितंबर 21 मार्च दोनों को होता है। इस समय दिन और रात क्या होते हैं, यहाँ पे बराबर होते हैं। 21 जून की अगर हम बात कर देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रीष्म संक्रांति, ग्रीष्म संक्रांति, संक्रांति। अगर बात कर देते हैं इसकी 22 दिसंबर की, तो इसको बोलते हैं क्या, तो इसको बोलते हैं मकर संक्रांति, या इसको आप कर्क संक्रांति भी बोल सकते हैं, कर्क रेखा पर है ना, तो कर्क संक्रांति भी बोल सकते हैं। इसकी बात कर देते हैं तो इसको बोलते हैं शरद विषुव, शरद विषुव। और इसकी बात कर देते हैं तो इसको बोलते हैं बसंत विषुव। तो यही पूछा है ना भाई, क्या पूछा है, देखिएगा कि दक्षिणी गोलार्ध में इसको, इसका मतलब क्या, मकर संक्रांति किस दिन होता है, तो किस दिन होता है, तो ये 22 दिसंबर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह, इतना आसान क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्या पूछा गया कि विश्व का सबसे गहरा महासागर, तो गहरा महासागर की बात कर देते हैं तो वो कौन है, तो वो है आपका प्रशांत महासागर। ये प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर में ही आपको क्या होते हैं, जो चैलेंजर जो गर्त है वो आपको देखने का मिलता है, सबसे गहरा गर्त है। ठीक है, अब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, पृथ्वी के कुल क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल में शामिल है, कितना, तो लगभग 71, तो 70 मान के चलिए, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लेना है। अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन किस दिशा में, तो किस दिशा में, पश्चिम से पूर्व दिशा में, पश्चिम से पूर्व, याद रखिएगा, कई बार बताया, कंफ्यूज नहीं करना है। अब देखिएगा, वायुमंडल की कौन सी परत बड़े विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थिति के हालात प्रदान करती है, तो कौन करता है, तो अभी हमने चर्चा किया समताप मंडल में, यानी समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, शुरुआत में ही हमने बताया था। तो कैसा लगा दोस्त जरूर बताइएगा भाई। ठीक है, अच्छा लगा तो बताइएगा, नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई अपने होंगे तो शेयर वगैरह कर लीजिएगा, कोई सजेशन होगा तो जरूर बताइएगा। तो बस पढ़िए, पढ़ने के अलावा कुछ अगर रास्ता है तो कीजिए, नहीं है तो भाई बस मन लगा कर पढ़ते रहिए। और कोई अपने यहाँ पे नहीं होते हैं, सब मौका मौका की बात है, सब जब मतलब रहेगा, इंटरेस्ट आप में रहेगा, तब आपको अपने लोग पूछेंगे, नहीं इंटरेस्ट रहेगा लात मार के भगा देंगे। ठीक है, तो बस खुद पर टाइम दीजिए, खुद को जितना आपको टाइम देना चाहते हैं दीजिए बस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।